नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस बढ़िया से सेशन में, जहां हम बात कर रहे हैं आपकी साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर को शुरू भी करेंगे और इसी लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए PYQs के बारे में और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे साथियों, फटाफट से अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के तैयार हो जाइए इस बढ़िया से लेक्चर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और अगर आपने ये लेक्चर बढ़िया तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस पूरे लेक्चर को क्या करना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड जोन में, अपने मित्रगणों में। बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं इस बढ़िया से लेक्चर को और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम यहां पर बात कर रहे हैं और 2025 का ये क्वेश्चन है। 1 मार्क में आपसे पूछा गया था। ये पूछ रहे हैं कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। ऑप्शन है थाइमस, थायराइड, एड्रिनल और अग्नाशय है। आप वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में ले लो, क्योंकि अपने कॉपी पेन लेकर के तो तैयार है ही सही आप। ठीक है, चलो। अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन और क्या कहते हैं, तो आप इन्हें कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। क्या कहते हैं आप इनको, मेरे साथ बोलिएगा, नलिका विहीन ग्रंथियां आप इन्हें कहते हैं, है ना। अब देखिएगा, ये पूछ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, तो देखिएगा आंसर बनेगा थायराइड ग्रंथि। और ये सबसे बड़ी होती है, ये ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप थायराइड ग्रंथि बताओगे। कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। समझ रहे हैं बात यहाँ पर। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है। किससे संबंधित है ये आपकी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। समझ गए बात, यानी कि इम्यून सिस्टम से संबंधित है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि को आप अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हो। क्या कहते हो आप इसको, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हो। अधिवृक्क क्यों कहते हो, वृक्क के ऊपर ये स्थित होती है। और जो हार्मोन ये निकालती है उसका नाम होता है एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन हार्मोन क्या काम करता है, करो या मरो वाली स्थिति जो उत्पन्न होती है उस समय जो हार्मोन निकलता है वो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। आप जब डर जाते हो, बहुत तनावग्रस्त हो जाते हो, पसीना आने लगता है, उस समय आपके हृदय की गति को नियंत्रित करता है वो हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन है। अग्नाशय ग्लैंड जो होती है इससे आपके दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन। और आप जानते हो अगर आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है यानी जो शुगर है उसकी मात्रा को जो नियंत्रित रखता है वो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। अगर वो नियंत्रित नहीं होगी तो ग्लूकोज जमा होने लग जाएगा और आप डायबिटीज से ग्रसित हो जाओगे। आई होप आपको चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, साथ ही साथ इसका जवाब आपको पता लग गया होगा। अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप बता सकते हो कि थायराइड ग्रंथि। यानी एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जिस भी बच्चे ने ये क्लास देख ली है उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में बताए गए कॉन्सेप्ट से वो और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है लॉजिक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है, और 2025 का ये क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि पादप हार्मोन्स भी हमने पढ़े थे और जंतु हार्मोन्स हमने पढ़े थे। तो देखो, इंसुलिन मैंने अभी आपको बताया कि अग्नाशय ग्लैंड से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन की बात भी मैंने करी जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। सबसे बड़ी ग्लैंड ये है। मेरे साथ आप जितनी बार बोलेंगे उतनी चीजें आपको याद हो जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कैसा है, ये एक प्रकार का जनन कह दो या प्रजनन हार्मोन जिसको हम कहते हैं उस तरीके का हार्मोन है। पर साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके जंतुओं में नहीं होता, ये पादप हार्मोन होता है। समझ गए बात। तो पादप हार्मोन कौन हो गया, यहां पर साइटोकाइनिन हो गया। और कौन कौन से होते हैं, जिबेरेलिन हमारे पास होता है ना, एब्सिसिक हमारे पास होता है, ऑक्सिन हार्मोन हमारे पास होता है। तो ये किस तरीके के हार्मोन है, ये आपके पादप हार्मोन है। इतना लॉजिक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे 2024 में पूछा गया था।
कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है? बिल्कुल बचपन वाला क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि में सहायक होती है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पीयूष ग्रंथि से प्यूटराइन हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इतनी बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या बनेगा? पीयूष ग्रंथि बनेगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? बोलेंगे मेरे साथ, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एड्रेनलिन को अधिवृक्क आप कह देते हो, और ये कहाँ होती है? ये वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? करो या मरो या लड़ो वाली स्थिति में ये ज्यादा सक्रिय होता है। अग्नाशय से ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन निकलता है। डायबिटीज, मधुमेह रोग जिसकी वजह से होता है, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ये सब आपकी जंतु हार्मोन्स की बात यहाँ पर हो रही है, और कौन सी ग्लैंड से निकल रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। लॉजिक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। वृद्धि का सदमंदन मतलब रोकना वाले हार्मोन का उदाहरण यहां पर है। 2023 का ये क्वेश्चन है। जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इंसुलिन। तो सबसे पहले देखो कि इंसुलिन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पादप हार्मोन है। नहीं, ये कौन सा हार्मोन है? जंतु हार्मोन है। ऊपर वाले तीनों पादप हार्मोन है, और हम जानते हैं कि सब सदमंदन की बात आए तो एब्सिसिक एसिड यहां पर काम करता है। ये क्या करता है कि जैसे पेड़, अब देखो पेड़ है या कोई भी पौधा है, ये वृद्धि करेगा, तो जब वृद्धि होगी तो उसके लिए उसको भोजन की भी आवश्यकता होगी और जल की भी आवश्यकता होगी। और जल की आवश्यकता कौन पूरी करती है? जड़ें पूरी करती है। जड़ें कहाँ जाएंगी? जड़ें नीचे की तरफ, पृथ्वी के अंदर की तरफ जाती हैं, और वो अपने हिसाब से जल को ढूंढती हैं। अब जब वो जल को ढूंढ रही है तो उनको टाइम लगेगा, हो सकता है कि जल ना मिले, पर अगर इस स्थिति में पौधा और बड़ा होता जा रहा है तो क्या होगा कि पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, पौधा जो है वो मर जाएगा। उसे बचाने के लिए एक हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कुछ समय के लिए वृद्धि को सदमंदित कर देता है। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? 2023 का ये क्वेश्चन है। प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी कहीं संतुलन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? बैलेंस बनाने की बात आएगी, या बैलेंस बनाने जैसे एग्जाम्पल्स की बात आएगी, जैसे सीधा खड़ा होना, साइकिल चलाना, सीधी लाइन में लिखना, इस तरीके की अगर कोई बात यहाँ पर आती है तो आप जो है उसके लिए अनुमस्तिष्क को टिक करके आएंगे। अनुमस्तिष्क जो होता है ये आपका पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। आप सभी ये जानते हैं कि ये जो आपका मस्तिष्क होता है इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, जिनमें जो पहला भाग होता है आप उसे क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरे भाग को आप मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरे भाग को आप पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो बना होता है आपके अनुमस्तिष्क के साथ, प्लस कौन होता है यहाँ पर? पॉन्स जो होते हैं वो भी होते हैं। साथ में कौन होता है? मेडुला होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ऑब्लांगेटा। क्लियर है बात? यहाँ इस तरीके की चीजें, ये तीनों चीजें मिलकर के पश्चिम मस्तिष्क बनाती है। अगर अग्र मस्तिष्क की बात की जाएगी तो उसके अंदर कौन होता है? उसके अंदर आपका प्रमस्तिष्क होता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, और कौन होता है? थैलेमस भी यहाँ पर होता है। जब हाइपोथैलेमस है तो थैलेमस भी यहाँ पर होगा। मध्य मस्तिष्क के अंदर कोई नहीं होता है। मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है? ये जो आपकी आंखों की पुतलियां है ना, इनका फैलना, सिकुड़ना, दृश्य और श्रवण संबंधी जो कार्य किए जाते हैं वो मध्य मस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे आप सेरिब्रम कहते हो। क्या बोलते हो? सेरिब्रम। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर सेरिब्रम से भी क्वेश्चन आ जाता है। सेरिबेलम आप कहते हो अनुमस्तिष्क को। किसको कहते हो? अनुमस्तिष्क को कहते हो सबसे, मतलब आपसे छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग भी कह सकते हो। आप जो सोचने समझने का कार्य करते हो प्रमस्तिष्क के द्वारा आपसे ये किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। 2022 का ये क्वेश्चन है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि अवटु ग्रंथि क्या होती है तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे?
थोड़ा सा दिमाग जो है आपको एक्टिव करके रखना है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन जब स्रावित नहीं होगा तो गले में प्रॉब्लम हो जाती है, इतना तो हमने पढ़ रखा है ना। और हम क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। कौन सा नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन का सेवन करना चाहिए जिससे ये जो है बराबर मात्रा में स्रावित हो जाए। तो आयोडीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। क्लियर है लॉजिक यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। 2022 का ये क्वेश्चन है। अग्र मस्तिष्क करता है, प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है। देखो अनैच्छिक क्रिया की बात की जा रही है, किसकी बात कर रहे हैं, अनैच्छिक क्रिया की बात कर रहे हैं। तो अनैच्छिक क्रिया जो नियंत्रित होती है वो आपके किसके द्वारा नियंत्रित हो जाती है, वो आपके पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और कुछ चीजें मध्य मस्तिष्क द्वारा भी नियंत्रित होती हैं। ठीक है, अब पश्चिम मस्तिष्क में ये चीजें कौन नियंत्रित करता है, अगर हम अनुमस्तिष्क की बात करें क्योंकि वो पश्चिम मस्तिष्क में है और मेडुला भी है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है मैम, अब अनुमस्तिष्क तो संतुलन से संबंधित कार्य करता है, तो मेडुला जो है वो आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे वमन लार का जो स्त्रवण है वो आपके मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। देखो रुधिर द्वारा तो परिवहन होता है पूरी बॉडी के अंदर, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अब तंत्रिका तंत्र द्वारा भी समन्वय होता है और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा भी समन्वय होता है कि नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ इसको टिक करेंगे तो भी गलत है और सिर्फ इसको टिक करेंगे तो भी गलत है, तो आंसर ऑटोमेटिकली डी हमारा सही हो जाएगा। आप इस तरीके की अप्रोच से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है। अंडाशय की ओर पराग नली की गति जो होती है वो एक विशेष प्रकार की गति होती है, क्योंकि इस समय ये एक प्रतिक्रिया है। ये क्या है, इस समय एक प्रतिक्रिया है, जो रसायन इस समय निकलते हैं उसके प्रति ये प्रतिक्रिया होती है। तो इसे आप रसायन अनुवर्तन गति कहते हो। अनुवर्तनी गति का प्रकार होता है, जैसे गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। जलानुवर्तन मतलब जल की तरफ जो गति हो रही है, प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर जो गति हो रही है, गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व की ओर जो गति हो रही है। ये दो तरीके की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ गति हो रही है तो नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगी, अगर नीचे की तरफ हो रही है तो पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगी। जैसे जड़ों का अंदर की तरफ जो गति करना है वो क्या है, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन गति है। लेकिन अगर हम बात करें कि तने की जो गति हो रही है तो वो कैसी है, वो आपके नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन है। जड़ों की तरफ पॉजिटिव हो गई और ऊपर गए तो आप नेगेटिव हो गई। लॉजिक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, बहुत सारी बार हमने डिस्कस कर लिया है। अवटु ग्रंथि से कौन सा होता है, थायरॉक्सिन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है आप इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हो और इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। वृषण से भाई टेस्टोस्टेरोन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो अभी हमने समझा था कि बहुत ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट जब बढ़ जाती है उस समय एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। थायरॉक्सिन नहीं कहते हैं, एस्ट्रोजन नहीं कहते हो और इंसुलिन भी आप नहीं कहते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है, शर्करा स्तर नियमन से ये नहीं, क्योंकि इससे कौन संबंधित है बेटा जी, इससे आपका जो इंसुलिन है ना वो वाला हार्मोन संबंधित है और इंसुलिन किससे संबंधित है, अग्नाशय ग्लैंड से संबंधित है। पाचन क्रिया से ये कोई भी हार्मोन संबंधित नहीं है भाई। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पाचन क्रिया से तो संबंधित नहीं है। यौवना आरंभ से जरूर ये संबंधित है, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आप जो चेंजेस देखते हैं कि आवाज जो है पुरुषों की वो भारी हो जाती है ना, उनके जो छाती है उसका विकास हो जाता है, दाढ़ी मूछ जो है यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और प्यूबर्टी एज जिसे हम कहते हैं वो इसी की वजह से होता है। एस्ट्रोजन किसके अंदर होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो आपके महिलाओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, महिलाओं के अंदर होता है। समझ गए बात यहाँ पर। और
प्रोजेस्टेरॉन भी होता है यहाँ पर। तो ये किससे संबंधित हो गया, यौवना आरंभ से ये संबंधित हो गया। क्लियर है लॉजिक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 13। आवटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 1 मार्क का एमसीक्यू है यहाँ पर, ठीक है, और इस चैप्टर से एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है और छोटे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ना। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे, उन कॉन्सेप्ट्स को तोड़ तोड़ करके छोटे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर है बात? यहाँ 10 से 12 वर्ष की आयु में किस हार्मोन के स्त्राव होने से शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं? वृषण से एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन और पीयूष ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन, वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन, थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन। अब आप समझो 10 से 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, किस हार्मोन के स्त्राव से शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वृषण से तो एस्ट्रोजन समझ में आता है, लेकिन वृषण से एस्ट्रोजन समझ में आता है क्या? नहीं आता। वृषण से तो टेस्टोस्टेरोन समझ में आता है और अंडाशय से एस्ट्रोजन समझ में आता है, तो पहला जो ऑप्शन है बेटा वो गलत हो गया। एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन गलत हो गया ना, ये तो यहीं पे ही गलत हो गया क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से तो एड्रिनलिन निकलता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन, ये भी गलत है क्योंकि ना तो थायराइड से ये निकलता है और ना ही पीयूष से ये निकलता है, तो ये गलत हो गया। पीयूष से प्यूटोराइन हार्मोन निकलता है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अंतर्ग्रथन में रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है, कैसे होता है? अब आप समझो एक बात को कि हमने न्यूरॉन के बारे में जब चर्चा करी थी तो हमने क्या समझा था कि इस तरीके की हमारे पास ना न्यूरॉन होती है और इस तरीके के द्रुमिकाक्ष होते हैं, है ना, जिसे आप क्या बोलते हो? डेंड्राइट्स बोलते हो, ठीक है भाई। यहाँ पर केंद्रक होता है और यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य यहाँ पर होता है। यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से एक्सॉन निकलती है और एक्सॉन के बाद यहां पर क्या होते हैं? यहां पर आपके लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन को आप क्या कहते हो? तंत्रिकाक्ष भी कहते हो। एक्सॉन को क्या कहते हो आप? तंत्रिकाक्ष कह देते हो, ठीक है। इन्हें क्या कहोगे? इन्हें द्रुमिका कह देते हो, डेंड्राइट्स जिसको आप बोलते हो। ये आपका केंद्रक यहाँ पर हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर इस तरीके की संरचना जो है वो होती है और न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। समझ गए बात? हम अब यहाँ से संकेत आते हैं विद्युत आवेगों के रूप में। किसके रूप में आते हैं? विद्युत आवेग के रूप में। यानी कि आपके पास द्रुमिका से संकेत आ रहे हैं, फिर तंत्रिकाक्ष में जा रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कौन होगी? नेक्स्ट न्यूरॉन होगी और न्यूरॉन का कौन होगा? ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर होगा। यानी तंत्रिकाक्ष से न्यूरॉन जो है दूसरी के पास जा रहे हो और दूसरी जब न्यूरॉन के पास जाते हो तो वापस वही संरचना यहाँ पर आती है। तो देखो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जा रहे हो, ये बात बिल्कुल कैसी है? सत्य बात है। कैसी है बेटा? सत्य बात है। क्लियर हो गई लॉजिक? यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं है? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। प्रतिवर्त चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है? किस तरीके से प्रतिवर्त जो चाप है वो कार्य करता है? अब याद करो कि कैसे कार्य करता है। सबसे पहले कौन आएगा? ग्राही अंग आएगा, है ना। ग्राही अंग मतलब ये जैसे हमारा हाथ हो गया तो ये हमारा ग्राही अंग हो गया। उसके बाद कौन आ रही है? संवेदी न्यूरॉन आएगी। उसके बाद कौन आएगी? संवेदी न्यूरॉन आएगी। और ये संवेदी न्यूरॉन कहां तक जाएगी? मेरुरज्जु तक जाएगी। मोटर सेल्स जिसको अपन बोलते हैं मेरुरज्जु तक जाएगी। अब ये मेरुरज्जु को बताएगी कि भाई हाथ जल रहा है या पे कुछ दिक्कत हो गई तो मेरुरज्जु दोबारा से क्या करेगा? ऑर्डर देगा। किसको देगा? मोटर सेल्स को, यानी कि प्रेरक तंत्रिका को। वो कहां जाएंगी? वो आपके उस कार्यकारी अंग तक जाएंगी जिसे काम करना है या उस पेशी तक जाएंगी। अब ये ऑर्डर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? देखो मेरुरज्जु सबसे लास्ट में आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो गलत हो गई यहां पर बात। उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन पहले आ गई तो ये भी गलत हो गया क्योंकि वो तो बाद में आनी चाहिए थी। अब ग्राही अंग सीधा मेरुरज्जु तक जा रहा है, ये भी बात गलत है क्योंकि यहां पर संवेदी न्यूरॉन आनी चाहिए थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर कि ग्राही से संवेदी न्यूरॉन तक जा रही है, उसके बाद मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन और फिर पेशी तक जा रही है। सिंपल लॉजिक है, याद रह जाएगी बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। मस्तिष्क के शरीर के बाकी हिस्सों में संकेतों के संचरण के लिए जीव हार्मोन के साथ साथ विद्युत आवेग निर्भर करते हैं। विद्युत आवेगों पर हार्मोन का लाभ क्या हो सकता है? देखो, ये शरीर में मौजूद सभी प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, ये उत्तेजित कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये विद्युत आवेगों की तुलना में तेज गति से लक्षित अंग को प्रसारित करते हैं। ये विद्युत आवेगों की तुलना में तेज गति से लक्षित अंग को प्रसारित नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। बढ़िया से डायग्राम देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहीं पर मस्तिष्क को वापस से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये आपका ब्रेन होता है, इसके 3 भाग हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंदर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? ये प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क में ये देखो, यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे? आपके अग्र मस्तिष्क में आ जाएंगे। उसके बाद देखो पॉन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसका हो गया बेटा? ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा हो गया। किसका हो गया है? बोलो जल्दी। पश्चिम मस्तिष्क का ये हिस्सा हो गया। ये जो बीच वाला बचता है ना, ये आपका कौन होता है? मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान से समझना। अब प्रमस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, इसके अंदर 4 लोब्स आपके पास होते हैं, है ना? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये 4 लोब्स के द्वारा आप सारे कार्य को करते हो। थैलेमस और हाइपोथैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट होती है। फिर यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाती है, फिर आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। मटर के आकार के समान आपको पीयूष ग्रंथि दिखेगी जिससे प्यूटिट्यूराइन हार्मोन निकलते हैं। वृद्धि के लिए या बौनेपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन ये होता है। पॉन्स, मेड्यूला और आपका अनुमस्तिष्क, है ना? पॉन्स, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क मिलकर के पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अनुमस्तिष्क भाई साहब को आप सेरिबेलम कहते हो, जबकि मस्तिष्क को आप सेरिब्रम कहते हो। अनुमस्तिष्क संतुलन वाली जितनी भी चीजें हैं उन पर काम ये करेगा। आपका जो मेड्यूला है ये किस पर काम करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर काम कर रहा है, जैसे कि आपकी ये जो वमन, लार आना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं। अब जैसे उल्टी आ रही है, अब आपकी इच्छा पे थोड़ी उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है तो आ रही है भाई, तो मेड्यूला उस पर काम कर जाएगा। मेरुरज्जु जो है वो यहां से निकल रही है, तो प्रश्न है मेरुरज्जु निकलती है प्रमस्तिष्क से निकल रही है क्या? नहीं निकल रही, वो तो सबसे ऊपर है, तो क्लियर हो गया। पॉन्स से निकल रही है? नहीं निकल रही है। पॉन्स से कहां निकल रही है? पॉन्स तो ये रहा ना, पॉन्स से निकल रही है? नहीं निकल रही है, तो ये भी क्लियर हो गया। अनुमस्तिष्क से निकल रही है, वो यहां पर है और ये यहां पर है, इससे नहीं निकल रही, तो बेटा मेड्यूला से निकल रही है। क्लियर है बात? यहां इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी मेरुरज्जु है इसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी बैकबोन। याद रखना है, कशेरू की डंड भी इसको हम कहते हैं। आपका ये जो मस्तिष्क है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 अर्धगोलों से मिलकर बना होता है, 2 हेमीस्फीयर जिसको हम कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है लॉजिक? और खोपड़ी में ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्ररोह का प्रकाश की तरफ गति हो रही है। अब समझो प्रकाश की तरफ हो रही है, कहीं लिख रहा है क्या? ये रहा ना प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की और जो गति हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखो, प्ररोह का प्रकाश की तरफ जब गति हो रही है तो किस हार्मोन की वजह से हो रही है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से गति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। पादपों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। वृद्धि को सदमंदित करना, जहां सदमंदन समझ लो, एब्सिसिक की बात यहां हो रही है। तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, यह भी नहीं होता है। लॉजिक क्लियर है? चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? अब आप इस बात को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और इससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आप वीडियोस को सीरियसली देख रहे हो और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हो। देखो बोर्ड्स की तैयारी, बड़ा प्रेशर होता है इस समय, है ना? आपको रटना नहीं चाहिए, इस समय स्मार्ट स्टडी का टाइम है। तो आप जितनी कोशिश करो क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार कॉन्सेप्ट रिवाइज
हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होगा, पर अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बन सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, और क्या पता कोई क्वेश्चन सीधा के सीधा ही एग्जाम के अंदर आ जाए। समझ गए बात यहाँ? चलिए नंबर 22 की बात हम कर रहे हैं। इंसुलिन के बारे में गलत कथन को आपको चयनित करना है। यह अग्नाशय में उत्पन्न होता है, तो हमने अभी समझा कि अग्नाशय ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने को गलत के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? गलत के लिए पूछा है। याद रखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो भले ही। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। चलो आगे देखते हैं। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियमित करता है, यह बात बिल्कुल सही है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्त्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो सकता है, यह बात भी सही है। तो गलत बात कौन सी है? गलत बात जो है वो ये वाली है। तो हमारा जो आंसर है वो गलत बात पूछी गई थी, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बेमेल युग्म को आपको चुनना है। किसको चुनना है भाई? बेमेल युग्म को। एड्रिनलिन और पीयूष, टेस्टोस्टेरोन और वृषण। देखो वृषण संबंधित है टेस्टोस्टेरोन से, बात क्लियर है। एस्ट्रोजन संबंधित है अंडाशय से, एस्ट्रोजन ही एस्ट्रोजन है ना। थायराइड किससे संबंधित है? थायरॉक्सिन से। लेकिन एड्रिनलिन पीयूष से संबंधित नहीं है, पीयूष से प्यूटिराइन संबंधित होता है और एड्रिनलिन से एड्रिनल संबंधित होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन मोड पे काम कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं से क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है। अग्र मस्तिष्क में मेड्यूला, पहले तो समझो अग्र मस्तिष्क में मेड्यूला होता है क्या? अग्र मस्तिष्क के अंदर कितनी चीजें होती है? अग्र मस्तिष्क में आपका प्रमस्तिष्क होता है। कौन होता है? सबसे पहले तो भाई प्रमस्तिष्क होता है मैम 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। कौन होता है बेटा? हाइपोथैलेमस होता है मैम। 3 नंबर पे थैलेमस हो जाता है, ठीक है, थैलेमस। अब उसके अंदर मैम ये मेड्यूला भाई साहब तो होते ही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन हो गया ना ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में मेड्यूला से, मध्य मस्तिष्क में मेड्यूला होता ही नहीं है। मध्य मस्तिष्क में मेड्यूला होता है क्या? नहीं होता बेटा, मध्य मस्तिष्क में कोई नहीं होता है, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में मेड्यूला होता है, ये बात सही है कि पश्चिम मस्तिष्क में मेड्यूला होता है। मेरुरज्जु में मेड्यूला, मेरुरज्जु में मेड्यूला होता है कि नहीं होता? मेरुरज्जु में मेडुला नहीं होता, मेडुला से मेरुरज्जु निकलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन जो है वो अनैच्छिक क्रिया, उल्टी अपने आप आती है, अपन जान करके थोड़ी उल्टी लेकर आते हैं। लार अपने आप आती है, किसी भी बढ़िया चीज को देख करके, दाल बाटी चूरमा, पिज्जा, पास्ता, है ना, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, आलू के पराठे, इडली सांभर, और इन सब चीजों को देख करके लार जो है वो अपने आप आती है, जैसे अभी आपके मुंह में आ गई है, ठीक है। हृदय स्पंदन ये भी अपने आप होता है, लेकिन च्वरण जो होता है ये अपने आप नहीं होता। तो बच्चे आंसर इज डी। क्लियर है लॉजिक? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी। क्यों दी भाई इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह? याद करो इंसुलिन किससे संबंधित है? अग्नाशय ग्लैंड से संबंधित है। बार बार बोलोगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन किससे संबंधित है? अग्नाशय ग्लैंड से संबंधित है। अब ये क्यों निकलता है? ताकि ये हमारे रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करके रख सके। अब अगर किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, इसका मतलब उसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं है। अब देखो उसका रक्तचाप कम था, उसके हृदय स्पंदन की दर कम थी, वह गलगंड नामक रोग से पीड़ित था, उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। तो भाई बेटा जी आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। अगर वह गलगंड नामक रोग से पीड़ित है तो थायरॉक्सिन की हम यहाँ पर बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की बात हम करेंगे। हृदय स्पंदन की दर कम थी तो हम अलग बात करेंगे, हम इंसुलिन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है लॉजिक? नेक्स्ट बात करते हैं विच इज योर क्वेश्चन नंबर 27।
पुरुषों में जनन क्षमता में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और वृद्धि हार्मोन। तो बेटा जी वृद्धि हार्मोन तो नहीं होगा, ये तो आप सभी जानते हो। होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। इंसुलिन भी नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ लिया इसको बहुत अच्छे तरीके से। एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर होता है, फीमेल्स। टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दो न्यूरॉन्स के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? कोशिका जंक्शन है, जैसे आपकी ट्रेन जो मिलती है उनको जंक्शन कह देते ना, कि जंक्शन पर जा रहे हैं, तो ऐसा कोशिका जंक्शन, कोशिका मिल रही। तंत्रिका पेशीय जंक्शन, तंत्रिका जोड़ या सिनेप्स? तो बेटा जी सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि सिनेप्स जो है वो भाई साहब कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को आप सिनेप्स कहते हो, अंतर्ग्रथन कहते हो। क्लियर है लॉजिक? आगे बढ़ू, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राही के बारे में सही है? पढ़ो फटाफट से। स्वाद ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। बात तो ठीक है, स्वाद वाले स्वाद की बात करेंगे और घ्राण वाले गंध की बात करेंगे, ठीक है। स्वाद और घ्राण ग्राही दोनों गंध का पता लगाते हैं, तो स्वाद वाले की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो गंध का पता लगाए, तो ये बात तो गलत हो गई। श्रवण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। श्रवण कैसे गंध का पता लगाएगी? श्रवण तो सुनने का पता लगाएगी, तो ये वाली जो बात है ये भी गलत है। घ्राणग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये क्यों पता लगाएंगे? ये गंध का पता लगाएंगे, तो बेटा ऑप्शन जो ए है इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? अब तो अपने को पता है, अब तो बहुत बार अपन ने डिस्कस कर लिया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और उपरोक्त सभी। बेटा जी उपरोक्त सभी गलती से भी क्लिक मत करके आ जाना, कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उपरोक्त सभी दे दिया है, ऑल ऑफ दी अबव दे दिया है, तो यही सही आंसर होता है ना। लेकिन हर केस में ये सही नहीं होता। जैसे यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ सही कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में कौन होता है? अनुमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्लियर है लॉजिक यहाँ? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलन की जो क्रियाएं हैं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क उपस्थित है। अनुमस्तिष्क जो है जिसे आप सेरिबेलम कहते हो उसके द्वारा यह नियंत्रित होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा? अनुमस्तिष्क आंसर बनेगा। मध्य मस्तिष्क तो तब आंसर बनता जब वो श्रवण और दृश्य संबंधी बात हमसे करता। अग्र मस्तिष्क तब आंसर बनता जब वो सोचने की बात करता, तर्क शक्ति की बात करता, भाषा सीखने की बात करता, सूंघने की बात वो यहां पर करता, तब हम इसके बारे में बात करते। ठीक है, चलें आगे। चलिए अनुमस्तिष्क सही आंसर है। नंबर 32 की बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है। अब ये कौन सा रासायनिक पदार्थ है? एंजाइम्स है? नहीं है एंजाइम्स। ये कौन है? ये हार्मोन्स है बेटा, ये हार्मोन्स है। हार्मोन्स ही तो पढ़ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मान लो थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो थायरॉक्सिन निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटराइन हार्मोन निकल रहा है। तो हार्मोन निकल रहे हैं ना, एंजाइम थोड़ी बोल रहे हैं अपन उसको क्या बोल रहे हैं? हार्मोन बोल रहे हैं। लॉजिक क्लियर है? चलो नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताओ जल्दी से, पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और आपका साइटोकाइनिन। तो आप जानते हो कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है, तो ये पादप हार्मोन हो जाएगा। और कौन कौन से है कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन नंबर 33 लिख करके। ठीक है, बताना ही है, ये क्लास को शेयर करना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा, तब जा करके बढ़िया नंबर लेकर के आ पाओगे। लास्ट टाइम है, पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, चलो रिक्त स्थान यहां पर आ चुके हैं भाई साहब, रिक्त स्थान आ गए हैं। 2025 का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो क्या पूछा है। हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि नियंत्रित करती है। कौन सी नियंत्रित करती है? हार्मोन किधर से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। किधर से निकलते हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, तो ये वही जो है उसको नियंत्रित भी करने का कार्य करेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है 2024 में आपसे पूछा था, क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको समझाया, उसको आप सिनेप्स कहते हो। क्या कहते हो बेटा? आप उसको सिनेप्स कहते हो। ठीक है, याद रखना है सिनेप्स किसको कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो खाली स्थान होता है वहां आप उसे सिनेप्स कहते हो। क्लियर
क्लियर है लॉजिक? चलिए आगे बात करते हैं। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली स्थान की क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, बताओ फटाफट से कि स्रावित हार्मोन स्रावित हो रहा है और उसके समय और मात्रा को खाली स्थान की क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित करते हो। 2022 का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चले आगे। चलिए, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। कौन से आवेग होते हैं भाई? विद्युत आवेग होते हैं। कौन से होते हैं? विद्युत आवेग। याद है मैंने भी बताया था कि यहाँ पर कौन होती है, यहाँ पर आपकी डेंड्राइट्स होती है, विद्युत आवेग यहाँ पर आते, बोला था अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले जब न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, तो विद्युत आवेग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अति लघुतात्मक प्रश्नों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए, और आपने देखा होगा कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको वो टॉपिक्स के बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए, जो कि अब आपको मिलती चली जाएगी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? भाई बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सीधी रेखा में चलना, बैलेंस बनाने की बात है। साइकिल चलाना, बैलेंस बनाने की बात है। पेंसिल उठाना, बैलेंस बनाने की बात है। तो कौन करेगा ये काम? ये काम आपका करेगा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क लिखने का तरीका है ये। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कर जाएगा भाई? अनुमस्तिष्क। कौन करेगा बेटा? अनुमस्तिष्क। क्लियर है बात यहाँ? चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना और वमन का नियंत्रण करता है? 2024 में पूछा था और अभी ये एमसीक्यू में भी आया था। हमने क्या आंसर बताया था इसका? मेड्यूला। क्या बताया था? मेड्यूला। कहां पर होता है? पश्चिम मस्तिष्क में होता है। कहां होता है भाई? पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ये होता है। ठीक है, और कौन होता है? और पॉन्स होता है मैम, और कौन होता है? और आपका अनुमस्तिष्क होता है, जिसे आप सेरिबेलम कहते हो, सेरिब्रम नहीं कहते हो, सेरिबेलम आप कहते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? 2022 में पूछा था, अब इसका आंसर इसी प्रश्न में है। तंत्रिका ऊतक की बात कर रहे हैं, कोशिकाओं से मिलकर के, कोशिकाओं के एक बड़े समूह को आप ऊतक कहते हो, है ना? तो तंत्रिका ऊतक कहा जा रहा है, यानी तंत्रिका कोशिका इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? तंत्रिका कोशिका। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तंत्रिका कोशिका जो है वो कौन है। तो तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन। कौन होती है? न्यूरॉन होती है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? 2022 में आपसे पूछ लिया था और अभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया था। तो भाई कौन सी है? पीयूष ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है आपकी? पीयूष ग्रंथि है। प्यूटिटाइन हार्मोन निकालती है। मटर के दाने के आकार जो है, यानी मटर के दाने के बराबर का इसका आकार होता है। मस्तिष्क के अंदर ये उपस्थित होती है। मास्टर ग्लैंड आप इसको कहते हो। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई MASTER, मास्टर ऑफ, MASTER, मास्टर GLAND। ठीक है, मास्टर ग्लैंड का जो नाम है वो क्या है, ये जरूर बता देना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी इसको मास्टर ग्लैंड कहते हो, इसकी भी मास्टर है वो, इसकी भी क्या है? मास्टर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य आपको लिखने हैं। 2023 में आपसे पूछा था, अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलेगा? सोचो फटाफट से। टेस्टोस्टेरोन तो निकलने से रहा है ना, एस्ट्रोजन यहां पर निकलेगा। कौन निकलेगा? एस्ट्रोजन। और आपका कौन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन। कौन निकलेगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। ये महिलाओं में द्वितीयक यौन विशेषताओं का विकास करता है। कौन सी यौन विशेषताएं आ गई? देखो ये क्या करेगा? ये आवाज को पतली करने का कार्य करेगा, है ना। पीरियड्स जो फीमेल्स के अंदर होते हैं, है ना, लिखा हुआ है ना, उसका नियमन ये करेगा, है ना। और क्या करेगा? जैसे इस स्तनों का जो विकास होता है, यहाँ पर आवाज का जो पतली होना होता है, ठीक है, बहुत सारे जो चेंजेस लड़कियों में आप देखते हो, वो सब इन्हीं दोनों की वजह से होते हैं। याद रह जाएगी बात। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई बहुत सारी बार हमने समझ लिया है कि जो आपका इंसुलिन है, ठीक है, ये क्या काम करता है? ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, ठीक है, इसका मतलब अब आपका जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब लेकिन उसको पूरी तरीके से उपयोग भी तो नहीं हो रहा ना, तो क्या होगा? वो जमा होना प्रारंभ हो जाएगा। और वो जब जमा होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी रुधिर के अंदर आपका जो शुगर लेवल है
वो इंक्रीज होना प्रारंभ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब जब आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, मधुमेह रोग से आप ग्रसित हो सकते हो। किससे ग्रसित हो जाओगे, मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाओगे। तो क्या लिखोगे कि ग्लूकोज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रह जाएगी, इतना सा लिख रही हूं, ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, याद रह जाएगी ना बात, गलत तो नहीं करके आ जाओगे, चीजें दिमाग में बैठ रही है कि ऊपर से जा रही है, बताना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर के कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क, दिमाग और मेरुरज्जु पीछे, ये दोनों मिलकर के कौन से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये निर्माण करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है और मेरुरज्जु काम कर रहा है। मेरुरज्जु क्या कर रहा है, बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है जिनके लिए आपको तुरंत जवाब देना है, दिमाग तक संदेश नहीं पहुंचने देना है, उससे पहले आपको आंसर करना है, उससे पहले आपको रिस्पॉन्स करना है। तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम आपका मेरुरज्जु करे। जिनमें थोड़ा सा सोचने समझने की आवश्यकता है, वो काम कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है ना। तो इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इन दोनों को माना जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, जिसे आप CNS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CNS कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होते हैं। मैंने बताया था जब अपन हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो प्ररोह के शीर्ष का जो भाग होता है ये उसके अंदर संश्लेषित होते हैं। किधर होते हैं भाई, अग्र भाग में, या आप यूं समझिए कि जो शीर्ष का भाग होता है वहां ये संश्लेषित होते हैं। क्लियर है बात यहां। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, बता दो जल्दी से। जैसे फीमेल्स के अंदर हम बात कर रहे थे, मादा के अंदर हम बात कर रहे थे कि आपका जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, नर में कौन होगा, नर में एक ही होता है, टेस्टेस्टेरॉन, स्टेरॉन भाई, टेस्टेस्टेरॉन। याद रह जाएगी बात ये, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। मैंने जब क्वेश्चन बताया था तभी मैंने आपको समझाया था कि मेरुरज्जु की रक्षा करती है आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी। कौन करती है, रीढ़ की हड्डी जो है वो इसकी रक्षा करती है। कशेरुक दंड जो है वो आप इसे कहते हो, कशेरुक दंड। क्लियर है, समझ आ गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। किन्हीं दो प्रकार के अनुवर्तनों के नाम आपको लिखने हैं, कोई से भी लिख दो। 4 प्रकार का अपन जानते हैं, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन। तो आप कोई सा भी यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी। मैं चारों लिख देती हूं, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। एक सेकंड, प्रकाश, चलिए प्रकाशानुवर्तन हो गया है। तीसरे नंबर पर आपका होता है जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। आप कोई सा भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो, उन्होंने 2 ही आपसे पूछे हैं। और फोर्थ होता है रसायनुवर्तन। ओके, क्लियर हो गई बात, यहां समझ गए, ठीक है। अब गुरुत्वानुवर्तन क्या काम करता है, गुरुत्व की तरफ जब गति हो रही है ये गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगी, प्रकाश की तरफ जब गति हो रही है प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी, जल की तरफ जब गति हो रही है जलानुवर्तन हो जाएगी, और रसायनुवर्तन कहां होती है, वो जो बीजांड वाला केस होता है वहां रसायनुवर्तन गति होती है। क्लियर है लॉजिक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। एड्रिनलिन हार्मोन के कार्य का उल्लेख आपको करना है। एड्रिनलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, देखो जब डर की स्थिति होती है, जब आप घबरा जाते हो, है ना, ऐसे एग्जाम्पल को याद रखो कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ना, कोई भी कुत्ता जो है आपके पीछे पड़ गया, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो जहां से आपको बड़ा डर लग रहा है, उस डर के समय क्या होगा, पसीना आएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, कान लाल हो जाएंगे, कान गर्म हो जाएंगे, आप गर्म हो जाओगे, हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, होएगी कि नहीं हुई। उस समय आपके शरीर को जो बैलेंस करने का काम होता है वो कौन करता है, वो एड्रिनलिन हार्मोन करता है। आपकी हृदय जो गति है उसको ये बैलेंस करने का काम करेगा, आपके रक्तचाप को बैलेंस करने का ये काम करेगा, आपके दिमाग को संतुलित अवस्था में रखने का काम ये करेगा। तो एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य आप समझ गए होंगे, अपने आप अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न पादप हार्मोन के नाम लिखिए। भाई बहुत देर से मैं आपको बता रही हूं, तो सबसे पहले कौन आ जाता है? ऑक्सीन हार्मोन आता है। कौन सा आता है बेटा? ऑक्सीन हार्मोन आता है। और आप जानते हो कि ये क्या काम करता है? ये आपका जो प्ररोह होता है ना, उसकी जो गति होती है वो इसकी वजह से ही होती है, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कौन सा होता है बेटा? ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो ये होता है। अगर मैं तीसरे नंबर की यहां पर बात करूं तो हमने पढ़ा था एब्सिसिक। क्या पढ़ा था? एब्सिसिक हमने पढ़ा था। और ये एसिड होता है एक तरीके का, लेकिन ये भी क्या होता है? ये आपके पौधे की वृद्धि को सदमंदित करने का काम करता है, और आप जानते हो किस केस में। फिर एक और बढ़िया सा हार्मोन होता है जिबेरेलिन। कौन सा होता है? जिबेरेलिन हार्मोन यहां पर होता है। क्लियर है बात? यहाँ ये आपके हार्मोन्स होते हैं, सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 14। परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ये दो तंत्रिका से मिलकर बना होता है, कपालीय प्लस मेरु रज्जु। मेरु रज्जु वाली जो तंत्रिका तंत्र होती है उनसे मिलकर के ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? अभी आया भी था ये। पराग नली कहां जा रही है? बीजांड में जा रही है। आपको याद रखना है कि ये कौन सी गति है? रसायनुवर्तन गति है। कौन सी है? रसायनुवर्तन ये गति है। याद रह जाएगी बात यहां। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चर्चा करते हैं। पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है? पादपों की जो जड़ों की गति हो रही है ना, जड़ जो गति कर रहे हैं वो किस गति का उदाहरण है? तो बेटा ये धनात्मक आपके गुरुत्वानुवर्तन है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति जो है वो आपकी वाली गति होती है। और कौन सी हो सकती है? याद करो। और एक और गति हो सकती है, तथा करके यहां पर मैं लिख देती हूं, तथा ये है आपकी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऋणात्मक कौन सी हो जाएगी? प्रकाशानुवर्तन ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां? देखो पादप की जड़ों की गति है, ये कोई पौधा है, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं। अब जड़ें कहाँ होंगी? जड़ें आपकी होंगी, आपकी जड़ें कहाँ होंगी? जमीन पर होंगी, पृथ्वी पर होंगी, है ना, जमीन पर होंगी। और जड़ें कहाँ जाएंगी? यहाँ जाएंगी। नीचे कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण। ये क्या करता है? खींचता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ ही तो जा रही है, इसलिए मैंने कहा कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। अब सूरज का प्रकाश कहाँ है? सूरज का प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, तो सूरज के प्रकाश की ओर गति होनी चाहिए थी। तो ये जो गति है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अब नीचे इस गति का संबंध अगर हम इससे निकालेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी। कौन सी होगी? नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो पादप के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? पादप है, ठीक है, मान लिया मैंने ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इसका ये जो तना है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सूरज है, तो सूरज से क्या आ रहा है? प्रकाश यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? प्रकाश आ रहा है। उसकी और ही आपका तना जो है वो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब लेकिन ये कैसे बढ़ रही है? ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं इसको? तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन जो है वो भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर है बात यहां? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो फलों और बीजों में होती है साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक। किसकी होती है बेटा? साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है? जिबेरेलिन है। कौन सा है बेटा जी? जिबेरेलिन है। याद रह जाएगी क्या बात? हाँ जी मैम, याद रह जाएगी। आगे बढ़ जाऊं, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21, पादप के प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन है। बहुत सारी बार डिस्कस किया ना अभी हमने, किया कि नहीं किया? वेरी गुड, किया था। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन कब होता है प्यारे बच्चों? और कौन सा हार्मोन जो है जब फलों का निर्माण हो रहा है, जब बीजों का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन आ रहा है? साइटोकाइनिन आ रहा है। कौन आ रहा है? साइटोकाइनिन यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन के प्रभाव को दर्शाता है? पत्तियों का मुरझाना या झड़ना एब्सिसिक किसको दिखा रहा है बेटा? एब्सिसिक को दिखा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 24, मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? बताओ, फटाफट से बता दोगे? चलो मैं बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस द्वारा होता है भाई। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, याद है? चलिए बहुत बढ़िया। 26, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं शरीर की, कौन सी होती है? थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड जो है वो यहाँ पर होती है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27, न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इंपॉर्टेंट कर लो, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत सारी बार मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भाई किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो उनमें डेंड्राइट्स होता है, उनमें तंत्रिकाक्ष होती है, एक्सॉन जिसको आप कहते हो केंद्रक होता है, आपका कोशिका काय वहां पर होता है। तो इस तरीके की संरचना होती है। यहाँ से आपकी दूसरी न्यूरॉन आ जाएगी। जब दूसरी न्यूरॉन आएगी तो पहली और दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे आप सिनेप्स कहते हो। ठीक है, यहां से विद्युत आवेग यहां पर आएंगे और सिनेप्स के अंदर क्या होगा? वो कन्वर्ट होना प्रारंभ होंगे, विद्युत आवेग रासायनिक आवेगों में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित किया गया? इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि उनका मस्तिष्क उतनी जल्दी रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था जितनी जल्दी आवश्यकता थी। इसलिए प्रतिवर्ती चाप को वहां पर क्या किया गया? उत्पन्न किया गया, या प्रतिवर्ती चाप जो है वो वहां पर विकसित हुआ है। आगे बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है और 2025 में तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को आपको समझाना है और मैंने ये समझा दिया कि कैसे होता है कि आपका सूरज का प्रकाश आता है, तो जो सूरज का प्रकाश आपका आता है तो तना जो है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। जब तना ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा यानी तने की जो वृद्धि है, तने की जो गति है वो प्रकाश की तरफ हो रही है, इसलिए आप उसको क्या कहोगे? प्रकाशानुवर्तन। अब ये गति प्रकाश की तरफ हो रही है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी। अगर ये इसके विपरीत दिशा में हो रही है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी। पौधे में प्रकाश के उद्दीपक के कारण होने वाली दिशात्मक वृद्धि गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये गति मुख्य रूप से ऑक्सिन नामक जो पादप है उसमें जो हार्मोन निकलता है ना, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। धनात्मक पौधे का वह भाग जो प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा कि वो विपरीत दिशा में गति यहां पर करेगा। याद रह जाएगी क्या ये बात? उदाहरण, जड़ें आमतौर पर प्रकाश से दूर जाती हैं, मिट्टी में नीचे की ओर जड़ जाती हैं, तो ये कैसी हो जाएगी? धनात्मक तो गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। लॉजिक क्लियर है? इसलिए मैंने जब अभी आए थे तो दोनों गति जो है वो वहां पर लिखी थी। याद रह जाएगी बात? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं? एक उदाहरण द्वारा बताना है। वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा उसके 2 कार्य आपको लिखने हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा, तो ध्यान से समझना। अनैच्छिक क्रियाओं में कई मध्य मस्तिष्क और कई पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे कि रक्तदाब, लार आना, वमन पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अब ध्यान से समझ लो, वृषण से स्रावित हार्मोन और उसके कार्य। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नर के द्वितीय जो लक्षण होते हैं, गौण लक्षण, जैसे आवाज का भारी होना और दाढ़ी मूछे जो है वो उनका आना, छाती का विकास यहाँ पर हो जाना, और आपका क्या होगा? नर जनन अंगों का विकास भी यहाँ पर होगा, शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पर होगा। तो ये सब किसके कार्य हैं? टेस्टोस्टेरोन के कार्य हैं। चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। मनुष्य में
बोनेपन का क्या कारण है, बताओ जल्दी से। अरे भाई, मनुष्य में बोनेपन का कारण है कि मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है, वो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है, प्यूटिटाइन हार्मोन, वो इसके लिए उत्तरदायी है। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं निकल रहा है ना, वो अगर ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है तो भी क्या होगा, बौनेपन जो है वो वहां पर रह जाएगा। अगर वो ठीक तरीके से निकल रहा है तो ठीक ठाक हाइट यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, हम ये भी तो मानते हैं ना कि अगर कोई बच्चा लंबा है या कोई भी छोटा रह गया है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये तो जेनेटिक्स है, ये तो पेरेंट्स से आया हुआ है, यानी आनुवंशिकी कारण भी वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। अगर परिवार में सब छोटी हाइट के ही हैं तो आने वाली जनरेशन भी छोटी हाइट की होगी। ठीक है, बात यहाँ पर समझ गए? तो हार्मोन और आनुवंशिक दोनों इसका आंसर बन जाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ऐच्छिक क्रियाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस प्रकार होता है, समझाना है। अग्र मस्तिष्क के कार्यों को आपको स्पष्ट करना है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, अग्र मस्तिष्क के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क में कौन होगा भी, प्रमस्तिष्क की बात हम कर रहे हैं। 4 लोब्स जिसके अंदर होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, बोलना, लिखना, ऐच्छिक है ना, ये ऐच्छिक, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से बोलना, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना आदि का नियंत्रण मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन द्वारा होता है। अब फोर ब्रेन में कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क कर रहा है, जिसे आप सेरिब्रम को बोलते हो। अग्र मस्तिष्क का प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, यानी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ऐच्छिक क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। यह क्षेत्र शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को गति करने के लिए संकेत भेजता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रदान ये करता है। अब आगे बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के काम के बारे में। तो आप जानते हो कि अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है। तो हमने अभी देख लिया कि सोचना, समझना, पढ़ना, है ना, कोई भी लैंग्वेज सीखना, है ना, ये सारे तर्क शक्ति विकसित करना, ये सारे जितने काम है अग्र मस्तिष्क के द्वारा ये यहाँ पर होते हैं। अब समझो कि एक एक चीज के बारे में अगर बात करें, प्रमस्तिष्क ये सोचना, तर्क करना, स्मृति यानी चीजें याद करना। आप ऐसे ही तो सोचते हो, कोई ऐसे सोचते क्या, अच्छा पीछे अनुमस्तिष्क है, यहाँ आपका प्रमस्तिष्क है, यहाँ सोचते हो आप, अरे क्या बात थी, कैसे हुआ था, कैसे, ऐसे ही तो सोचते हो। तो यह सोचना, तर्क करना, स्मृति, भावनाएं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें संवेदी क्षेत्र, मोटर क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र स्थित होते हैं। थैलेमस ये संवेदी और प्रेरक संकेतों के लिए एक रिले का केंद्र के रूप में कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाओं को कौन नियंत्रित कर रहा है, हाइपोथैलेमस नियंत्रित कर रहा है। दिल के अंदर तो कुछ नहीं होता, पिछले चैप्टर में समझ लिया हमने। तो कहां होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। ये किधर है, ये मस्तिष्क के अंदर है। क्लियर है लॉजिक? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप जो है वो क्या है, उदाहरण देकर के आपको बताना है। तो देखो, अचानक होने वाली अनुक्रियाएं जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे मान लो अचानक आपने गैस जलाई और हाथ जल गया, तो इससे रिलेटेड जो भी काम किया जाएगा वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। आपने हाथ हटा लिया, रिस्पॉन्स, आपने हाथ हटा लिया। अब देखो, वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगा करके उनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। हंसी मुझे इसलिए आ गई क्योंकि इतनी बढ़िया हिंदी लिख रखी है यहाँ पर कि कंफ्यूजन में हो जाएगा, पर इसी से ही नंबर मिलेंगे, इसलिए लिखिए। आगम संकेत मतलब कि आपका हाथ जल रहा है, ये बात आपने संवेदी कोशिकाओं के द्वारा मेरु रज्जु तक पहुंचाई है। मेरु रज्जु आपको संकेत दे रहा है जिससे कि आपको पता चल रहा है कि अपने को हाथ हटाना है, इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रतिवर्ती चाप कहा गया। अब ये बात मस्तिष्क क्यों नहीं करता, ये बात मस्तिष्क इसलिए नहीं करता क्योंकि मस्तिष्क तक जाएगी, वो सोचेगा, समझेगा और फिर आपको बताएगा। उतनी देर में तो अपना हाथ जल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कितने कम सेकंड्स में ये काम होता है। इसलिए मेरु रज्जु ये काम करता है, दिमाग यहां पर काम करेगा, मेरु रज्जु तो यहीं से काम कर लेता है। समझ गए बात यहां? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। अगर आपसे पूछ लिया तो आप कैसे लिख कर क्या होगे, आप लिख कर क्या होगे कि आपके पास मस्तिष्क होता है कि नहीं होता। कोई ये नहीं कहेगा कि मैम मेरे दोस्त के पास तो नहीं है, ठीक है, या किसी का घुटनों में, भाई है तो सही ना, कहीं पर भी हो, ठीक है। चलो, अब मस्तिष्क जो है उसके 3 भाग आपके पास होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, अभी बहुत देर से हम चर्चा कर रहे हैं। एक आपका होता है अग्र मस्तिष्क, एक आपका कौन सा होता है, एक होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, जिसको आप मिड ब्रेन कहते हो इंग्लिश के अंदर।
अंदर, और एक कौन सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, कोई मस्ती नहीं करेगा भाई, ध्यान से समझ लो, एग्जाम का टाइम है ना। ये आपका कौन सा होता है, फोर ब्रेन हो जाता है, ये मिड ब्रेन हो जाता है, ये हाइंड ब्रेन हो जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के अंदर आपके पास भाई थोड़े से बढ़िया लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो आपका प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क जो है वो भाई सब यहाँ होते हैं। एक आपका हाइपोथैलेमस होता है, कौन होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो भी यहाँ पर होता है, अभी हमने देख लिया। एक कौन होता है, एक आपका थैलेमस होता है, एक कौन होता है बेटा, थैलेमस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क तो को रहने दो, पर पश्चिम मस्तिष्क की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर अनुमस्तिष्क आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अनुमस्तिष्क आ जाएगा। और कौन आएगा बेटा जी, पॉन्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है मैम, और कौन आएगा, और मेड्यूला यहां पर आ जाएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है बात यहां पर। अगर हम इसको बात करें तो इसको क्या कहते हो आप, सेरिबेलम कहते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सेरिब्रम कहते हो। इसके लिए आपके पास 4 लोब्स होते हैं। कौन होते हैं, 4 आपके पास लोब होते हैं। अब ये 4 लोब कौन से होते हैं, आपका फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, ऑसिपिटल होता है और टेम्पोरल होता है। क्लियर है बात यहाँ। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये आपका होता है प्रमस्तिष्क, और इसी प्रमस्तिष्क के अंदर आपके चारों लोब उपस्थित होते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रंटल लोब क्या काम करता है, समस्या को सुलझाना, क्रिएटिव सोच के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, तो फ्रंटल लोब बात करेगा। पैराइटल लोब पढ़ना, भाषा को समझना, है ना, कि आप चीजें पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वर्ड्स को जोड़ पा रहे हो, ये सारा काम पैराइटल लोब करता है। ऑसिपिटल दृष्टि और दृश्य संबंधित कार्य करता है। अगर टेम्पोरल की बात करें तो ये मेमोरी से रिलेटेड बात यहाँ पर करता है। मेरुदंड आप समझते ही हो कि अपना जो ये मेरुरज्जु होता है, फिर वो अपने उसको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, रीढ़ की हड्डी प्रदान कर रही है। सेरिबेलम कौन है, सेरिबेलम आपका अनुमस्तिष्क है। सेरिबेलम कौन है, अनुमस्तिष्क है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मस्तिष्क अगर पूछ लिया तो आपको इस तरीके से उसको बढ़िया से लिख करके आना है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं, न्यूरॉन के कार्य आपको लिखने हैं। तो न्यूरॉन के अगर विभिन्न भागों की बात करें तो बताओ कौन कौन होंगे। सबसे पहले आपके पास ध्रुमिका आती है, फिर कोशिका काय आता है, केंद्रक आता है, तंत्रिकाक्ष आता है। सिंपल बात है, यही तो बात है। ठीक है, देख लो, कोशिका काय, ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष को एक्सॉन भी कहते हो। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करती है। ये विद्युत रासायनिक संकेतों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विद्युत रासायनिक संकेतों द्वारा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बार बार हम रिवाइज करते आ रहे हैं। अब हम आ गए हैं बढ़िया वाले क्वेश्चंस पर, निबंधात्मक क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क का आपसे पूछा जा सकता है, 2022 का क्वेश्चन है। अब जो चीज आपने पढ़ ली ना उसी से ही क्वेश्चन बनता है, पता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर निबंधात्मक नहीं भी मिला तो क्या हो सकता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन को 2 मार्क में दे दिया, सिर्फ ऊपर वाले को, फिर इसको 2 मार्क में दे दिया, फिर किसी को 1 मार्क में दे दिया। तो इसी क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण लिख दो। जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको समझाया था। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो ब्रेन का डायग्राम आ सकता है और एक इसका डायग्राम आ सकता है। एक डायग्राम और है यहाँ पे बीजांड वाला, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखो, पता है बहुत सारी बार आ गया। किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखो, ये भी अपन ने पढ़ लिए। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम बता रही हूं मैं आपको, वो भी आ सकता है। एक एक करके देख लेते क्या दिक्कत है अपने को। चलो, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है वो आपको बताना है। तो खाद्य पदार्थ को देखकर अनायास मुंह में पानी आ जाना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। याद रह जाएगी बात, होता है कि नहीं होता ऐसा। चलो नेक्स्ट, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप जो है वो क्यों विकसित किया गया था। तो देखो, अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प होता है या फिर अनुपस्थित होता है। वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। समझ गए बात यहाँ पर। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन आप जानते हो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य आपको लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन,
सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन ये करता है, उपापचय का नियमन करता है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत है? चलो, मानव में ये जो आपको मादा अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र आपको बनाना है वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, तो आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है, ठीक है? इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ? तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो पूरा सेशन था ना, इस सेशन में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत सारी बार रिवाइज किया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है ना, कि आपको ये सारा तो आता है, ये बहुत बढ़िया बात है मैम, रिवाइज जो है हमने कर लिया है, अब और हमको पढ़ना है ताकि हमारे बिल्कुल नंबर नहीं कटे, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके पीछे जो बैक एक्सरसाइज दी हुई है और अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, बस आप उनको और देख लो, बस आप उनको और देख लो, और कुछ आपको नहीं करना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा सुनिश्चित कर रहे होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और धमाकेदार रिवीजन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।